नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस नेविगेटर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको मौलिक अधिकार से संबंधित बेसिक चीज़ों को बताने वाले हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। या आप इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीरियल तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक है। बहरहाल यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की क्लास जो है ये पहली क्लास है, मौलिक अधिकार की पहली क्लास है। इसमें हम फंडामेंटल राइट के बारे में बेसिक चीज़ों को बताएंगे। इसके बाद फिर आपका जो है जितने भी टाइप के मौलिक अधिकार हैं आपके बारी बारी से चीज़ें सारी कवर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको मौलिक अधिकार संबंधित बेसिक चीज़ों को पहले समझाते हैं। देखिए, इसके पहले की वीडियो में आपको हम जो है अधिकार के बारे में स्पष्ट कर दिए हैं कि अधिकार क्या होते हैं और अधिकार के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने बताया था कि अधिकार वो बात होती है जिस बात का समर्थन समाज कर दे और उस बात से हमारा कल्याण होता हो, और ऐसी बात का जो है ऐसी बात को मान्यता, कानून भी मान्यता दे दे, सरकार भी मान्यता दे दे, तो उसे हम बोलते हैं अधिकार। अधिकार के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार इत्यादि प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है, उनमें से एक हमारा जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। केवल उन्हीं को ही हम कहते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार थोड़े से इस टाइप के होते हैं, जैसे कि घर में कोई बच्चा होता है, उसका कुछ दावा होता है अपने माता पिता के प्रति कि अगर माता पिता उसको पढ़ने के लिए तमाम जो है मटेरियल्स ना उपलब्ध कराएं या फिर खाने के लिए आवश्यक चीज़ों को ना उपलब्ध कराएं या कपड़ा ना उपलब्ध कराएं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है झगड़ा कर लेता है माता पिता से कि तो हम लेके ही रहेंगे, नहीं देंगे तो झगड़ा कर लेंगे, कुछ इस प्रकार का दावा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मौलिक अधिकार जनता के लिए है कि जो ये मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है ये हमें मिलना ही चाहिए। ये तो हमारा जो है समझिए कि अधिकार है, मूल अधिकार है। मूल मतलब होता है बेसिक, जो सबसे मतलब जन्म से ही जो मिल जाए। ठीक है, तो अगर कोई नागरिक है उसको जन्म से ही मिलना चाहिए मौलिक अधिकार। अगर राज्य या सरकार या कोई निजी व्यक्ति छीन रहा है तो भाई उसके खिलाफ हम जो है मुकदमा कर सकते हैं। जैसे माता पिता से हम झगड़ा कर लेते हैं, हमारे अधिकार अगर हमें नहीं मिलते हैं, तो उसी प्रकार से यदि हमारे अधिकारों को हमें कोई छीन रहा है, मौलिक अधिकारों को, तो हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम मुकदमा कर सकते हैं। या कोई निजी व्यक्ति, आपका कोई दुश्मन है, वो छीन रहा है आपके मौलिक अधिकारों को, तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये नागरिकों के दावे होते हैं। सबसे पहली बात आप नोट कर सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नागरिकों का दावा है, नागरिकों का दावा है। इतनी बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दावा होने का मतलब ये तो मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम झगड़ा कर लेंगे, हम मारपीट कर लेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, मतलब केस कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि ये वाद योग्य है, वाद योग्य है। वाद योग्य होने का मतलब ये होता है, वाद का मतलब होता है केस। वाद योग्य होने का मतलब ये होगा कि अगर छीना जाएगा तो छीनने की स्थिति में हम मुकदमा कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है भैया। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है, इसकी जो प्रकृति है, नेचर इसका जो है, मौलिक अधिकार का जो नेचर है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब निगेटिव। तो जो इसका नेचर है मौलिक अधिकार का वो दोनों है। दोनों कैसे? कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें कुछ करने की छूट देते हैं, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव हो गए, सकारात्मक हो गए। और कुछ मौलिक अधिकार हमारे लिए ही हैं लेकिन वो हमें कुछ करने से रोकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17 जो है हमारे लिए ही, लेकिन हमें छुआछूत करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि कोई छुआछूत को यदि बढ़ावा देगा तो उसको दंडित किया जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमें वो हमारे लिए ही अधिकार है, लेकिन हमें ही चीज़ों को रोक रहा है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उपाधि नहीं दे सकते हैं, 18 हो गया, उपाधि देने से हमें रोकता है। अनुच्छेद 24 हो गया,
24 में मतलब 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनको हम जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं, ये हमारे लिए रोक है। तो अगर है तो इसका दिखता है नेचर नकारात्मक, लेकिन इनडायरेक्टली है ये भी सकारात्मक। अनुच्छेद 23 हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो हमारा कोई शोषण न करे, इस वजह से हमें भी चीज़ों को जो बता दिया गया है कि आप भी किसी का शोषण नहीं करेंगे, हमारा कोई शोषण ना करे, इसके लिए यह भी जरूरी है कि हम भी किसी का शोषण ना करें। तो हमारे ऊपर एक प्रकार से पाबंदी है, रोक है। तो इसका नेचर जो है दोनों है, प्रकृति जो है सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, ठीक है। दूसरी बात जो है, मौलिक अधिकार सीमित होते हैं, सीमित होते हैं, असीमित नहीं हैं, सीमित होते हैं। सीमित होने का मतलब इसका भी एक दायरा है। मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो जैसे घर में बच्चे होते हैं, उनके भी जो अधिकार हैं वो लिमिटेड हैं, माता पिता उनको एक लिमिट तक छूट देते हैं, एक लिमिट से बाहर जो है अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर माता पिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से जनता है, जनता को बच्चे समझ लीजिए और माता पिता को आप सरकार समझ लीजिए। उस प्रकार से हमारे जो मौलिक अधिकार है अनलिमिटेड नहीं है, उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो है आप समझिएगा, मौलिक अधिकार जो होते हैं नागरिकों का दावा है, वाद योग हैं, प्रकृति इनके सकारात्मक है, सीमित हैं, और इनका स्रोत जो है अगर हम देखें, स्रोत कहाँ से लिए गए हैं ये, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हमें इसे जो है ग्रहण किए हुए हैं। ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो इनका स्रोत जो है वो ये है, और इसकी जो व्याख्या की गई है भारतीय संविधान में कहाँ की गई है, भाग 3 में, भाग 3, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक। तो आप ये जानिएगा कि इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए हम इसके आगे और भी चीज़ों को देखते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हो सकता है, निलंबन हो सकता है, लेकिन समापन नहीं, समापन नहीं। इसका मतलब क्या होगा, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए, मौलिक अधिकार ऐसी चीज़ है कि अगर स्थिति देश में गड़बड़ है, स्थिति थोड़ा सा असामान्य है, विशिष्ट स्थिति आ गई है, जैसे आपात की स्थिति आ जाए, राष्ट्रपति शासन की स्थिति आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में थोड़े समय के लिए हमारे कुछ अधिकारों को छीना जा सकता है। थोड़े समय के लिए, जो थोड़े समय के लिए छीना जाए, हटा दिया जाए मौलिक अधिकारों को, उसी को बोलते हैं निलंबन। और अगर हमेशा के लिए मौलिक अधिकारों को डिलीट कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं समापन। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, ठीक है। अधिकार हटाए जा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं हट सकते। हमेशा के लिए डिलीट करने के मामले में फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ऐसा अथॉरिटी, ऐसा अधिकार संसद को भी नहीं है कि जनता के मौलिक अधिकारों को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा अधिकार नहीं है, ठीक है। तो समापन नहीं होगा, डिलीट नहीं कर सकती हैं, थोड़ा सुधार हो सकता है, समय को देखते हुए सुधार हो सकता है, थोड़ी चीज़ें बदली जा सकती हैं, कुछ अधिकारों को थोड़े समय के लिए रद्द किया जा सकता है, लेकिन वो फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। निलंबन हो सकता है, समापन नहीं। अगर समापन करने की कंडीशन आएगी तो हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब बारी आती है मौलिक अधिकारों की और भी चीज़ों के बारे में कि मौलिक अधिकार के प्रकार कितने हैं। तो देखिए भैया, जब मूल संविधान में अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में तो इसके प्रकार थे 7, ठीक है। कौन कौन से 7 प्रकार थे। पहला हमारा होता था प्रकार समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का मौलिक अधिकार। दूसरा कौन सा होता था, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा होता था, तीसरा होता था समता, स्वतंत्रता, और होता था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध।
चौथा होता था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा होता था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, मतलब एजुकेशन और कल्चर अपने बचाए रखने का अधिकार था। अगला होता था हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और लास्ट होता था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 7 प्रकार के जो हमारे मौलिक अधिकार होते थे, ये मूल संविधान में होते थे। जब संविधान को लागू किया गया 1950 में, तो ये 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे। समता का अधिकार, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 23 तक है, 22 तक है, ठीक है, 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरोध अधिकार जो है 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर के आपका 28 तक है। शिक्षा संस्कृति का जो अधिकार है आपका 29 और 30 में है। संपत्ति का जो अधिकार था 31 में था, अभी खत्म हो चुका है, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। तो ये 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में होते थे। मूल संविधान का मतलब, जब कभी भी संविधान पढ़ते समय आपके आगे ये सवाल आए कि मूल संविधान, तो मूल संविधान का मतलब होता है 1950 में जब संविधान लागू किया गया उस समय का संविधान। उस समय के संविधान में 7 प्रकार के थे। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना पहले के तरीके से नहीं रही अब संविधान में। 1950 के संविधान में जब लागू हुआ तब के संविधान में कुछ बातें ढेर सारी अलग थी, अभी चीज़ें अलग हैं। बहुत सारी चीज़ों में, प्रावधानों में जो है संशोधन किया जा चुका है, तो उन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये पहले होते थे 7 प्रकार के, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में इनकी जो प्रकार हैं वो 6 हैं। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार, इसको निरसित किया जा चुका है। इसको 44वां संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे खत्म किया जा चुका है, ठीक है। तो खत्म क्यों किया गया संपत्ति का अधिकार को? संपत्ति का अधिकार खत्म नहीं किया गया, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे एक जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब बात आती है विधिक अधिकार में और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। संपत्ति का अधिकार पहले जो होता था वो मौलिक अधिकार होता था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। तो हम मौलिक अधिकार में अब केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको नहीं पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार रहा नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसको क्यों कानूनी अधिकार बनाया गया। देखिए ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार होता था पहले, संपत्ति का अधिकार होता था पहले मौलिक अधिकार होता था, ये मौलिक अधिकार होता था। अब देखिए मौलिक अधिकार वाली बात ऐसी बात है, वो दावा है, वो तो छीना नहीं जाएगा। मौलिक अधिकार थोड़ा सा दावे वाली बात हो गई कि ये ऐसी चीज़ है इसको कोई छीनेगा तो झगड़ा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को संपत्ति, अपनी संपत्ति बनाए रखने का जो अधिकार होता था वो मौलिक अधिकार होता था। तो बहुत बार ऐसे कंडीशनल चीज़ें फंस गई, कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि कहीं से कोई फ्लाईओवर जा रहा है, कहीं से कोई हवाई अड्डा बनना हुआ, कहीं अस्पताल बनना हुआ, कहीं सरकारी स्कूल बनना हुआ और लोगों की ज़मीन लेनी पड़ी। सरकार को लेने की स्थिति जब बनी तो लोग अड़ गए कि हमारे संपत्ति बनाने का, हम संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो हम अपनी संपत्ति नहीं देंगे, आप चाहे बनाइए स्कूल चाहे मत बनाइए, हम अपना घर नहीं देंगे, अपनी ज़मीन नहीं देंगे। भाई बड़ी समस्या आई कि लोगों का तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार मतलब बहुत बड़ी चीज़, मतलब कोई छीनेगा नहीं, ऐसी चीज़ों को कोई छीनेगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे। मौलिक अधिकार का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई छीनेगा, कोई ऐसे हमारे अधिकारों को हनन करेगा तो हनन करने के मामले में हम कोर्ट जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो लोग सरकार के खिलाफ चले गए केस करने कोर्ट में कि देखिए हमारा घर यहाँ पर है
और हमारे घर को कब्जा करके जो है सरकारी काम कोई काम किया जाएगा, तो हम क्या सबके लिए ठेका लिए हुए हैं कि हमारा घर तोड़ के आप बनाएंगे, फ्लाईओवर सड़क बनाएंगे, कुछ भी करेंगे? तो ये सब दिक्कतें आने लगी, इसलिए इसमें संशोधन कर दिया गया। तो अगर ये मौलिक अधिकार ही रहता तो किसी के संपत्ति का अधिग्रहण हो नहीं पाता, किसी का संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक कामों के लिए हो नहीं पाता। इसीलिए इसे मौलिक अधिकार ना बनाते हुए इसे बना दिया गया विधिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। अब ये विधिक अधिकार बनाते हुए जो यहाँ पर अनुच्छेद 31 में होता था, अब इसे शामिल कर दिया गया अनुच्छेद 300 के खंड का में शामिल कर दिया गया, और ये भाग 12 में है। ठीक है, भाग 12 में ये अवर्णित है, संपत्ति का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। ठीक है, वो एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जिसे 300 के खंड का में शामिल कर दिया गया भाग 12 में। मौलिक अधिकार अगर ये रहता तो किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण सरकार मनमानी तरीके से नहीं कर सकती थी, अभी भी नहीं कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर दिया गया। मौलिक अधिकार होने पर संपत्ति जो है सरकार समझिए कि लेने में उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती, तब भी नहीं ले पाती। ठीक है, अभी ये विधिक अधिकार बन चुका है, तो हम लोग के पास अपनी संपत्ति को रखने का विधिक अधिकार है, हमारे पास अथॉरिटी है कि हमारी संपत्ति हमारे विधि के प्राधिकार के बिना कोई व्यक्ति इसको छीन नहीं पाएगा। विधिक अधिकार का मतलब ये होता है विधि के प्राधिकार के बिना, मतलब विधि की कानून की सहायता के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना कोई हमारी संपत्ति नहीं छीन पाएगा, संपत्ति नहीं छीन पाएगा। लेकिन यदि हित जो है सार्वजनिक है, अगर हित सार्वजनिक है, सार्वजनिक हित का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई काम होना, आपकी ज़मीन पर ऐसा कोई काम होना जिससे बहुतों को फ़ायदा हो, जैसे अस्पताल बनना हो, सरकारी अस्पताल बनना हो, सड़क बनना हो, हवाई अड्डा बनना हो, स्कूल बनना हो, तो उसमें बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। जब कंडीशन ऐसी बन जाएगी, स्कूल बनना हो, अस्पताल बनना हो, हवाई अड्डा बनना हो, ठीक है, सड़क बनना हो, तब इन सब मामलों में होता है सार्वजनिक हित, मतलब सबका हित इसमें है। सार्वजनिक हित का मतलब होता है सबका हित, और जब सबका हित है तब विधिक, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है, इसलिए सरकार हमारी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है। हमें नोटिस देना होगा, हमको नोटिस दें, अगर हमारी ज़मीन है तो हमें नोटिस दें, उसके लिए जो है उसके एवज़ में हमें पर्याप्त मुआवजा दें, पैसा दें, या तो ज़मीन कहीं प्रोवाइड कराएं या पैसा दें, तब जा कर के हमारी ज़मीन सरकार ले सकती है। लेकिन यदि ये संपत्ति का अधिकार आज अभी भी मौलिक अधिकार होता तो किसी भी कंडीशन में वो संपत्ति हमसे सरकार नहीं ले पाती। इसलिए इसमें संशोधन किया गया कि विधि के प्राधिकार के जो है प्राधिकार के साथ हम संपत्ति को छीन सकते हैं, जब कंडीशनल चीज़ें ऐसे कंडीशन बन जाए कि स्कूल बनने वाली बात हो, अस्पताल बनने वाली बात हो, हवाई अड्डा बनने वाली बात हो, सड़क बनने वाली बात हो। ये तो मौलिक अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब क्या है? विधिक अधिकार है। आशा करते हैं इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे की चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे की चीज़ों को हम देखते हैं, इसके आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो इसमें हम आपको बताए हुए हैं कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब ठीक है। अब बात समझिए, कुछ और चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसमें से हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार। राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? 15 होते हैं, 16 होते हैं, 18। ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो राज्य का मतलब जहाँ पर भी राज्य आए ना, वहाँ पर आप सरकार समझ लीजिएगा, सरकार समझ लीजिएगा। बहरहाल राज्य एक बड़ा शब्द है, राज्य में सारा पूरा सरकारी सिस्टम आ जाता है, पूरा सरकारी सिस्टम, चाहे वो पुलिस की बात करें, चाहे वो सरकार में कार्यपालिका विधायिका की बात करें, ठीक है, चाहे वो डीएम एसडीएम की बात करें, चाहे सरकारी डॉक्टर की बात करें, सरकारी इंजीनियर की बात करें, पूरा सरकारी महकमा राज्य के अंतर्गत आ जाता है।
तो राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार होने का मतलब यह है कि यदि इसका मतलब 15 का मतलब ये होगा जो सरकार है भेदभाव नहीं करेगी। तो सरकार भेदभाव नहीं करेगी तो किसके ऊपर रोक लग रहा है? किसके ऊपर? सरकार के ऊपर लग रहा है बाउंडेशन, भाई आप भेदभाव नहीं करोगे। लोक नियोजन के अवसर में समानता कौन देगा? सरकार। नियोजन के अवसर मतलब नौकरी में, नियोजन में समानता, ठीक है। नियोजन में समानता का मतलब सरकार जो है नौकरी में बराबरी देगी, ठीक है, कभी भेदभाव नहीं करेगी, ठीक। 18 का मतलब उपाधि नहीं देगा, उपाधि। देखिए हम लोग जो है हम लोग उपाधि देके ही क्या कर लेंगे? उपाधि देने का मतलब ये होता है किसी को जो है कोई जैसे कि क्या कहते हैं, देखिए कुछ मामलों में तो जो है उपाधि दे सकती है, जैसे कि सेना और शिक्षा के डिपार्टमेंट में उपाधि सरकार अभी भी दे सकती है। लेकिन चूँकि हमें इक्विटी बनाना है, देश में समानता का माहौल पैदा करना है, वो ऊँच नीच वाली पहले के ज़माने में ऊँच नीच की भावना बहुत ज़्यादा होती थी। पता लगा कि कोई जो है निम्न कास्ट का व्यक्ति, वैसे तो कोई निम्न नहीं होता है, कोई किसी कास्ट के व्यक्ति को निम्न मान लिया गया, किसी कास्ट के व्यक्ति को बहुत उच्च राजा मान लिया गया। तो ये वाली दुर्भावना न उत्पन्न हो, इसलिए बराबरी लाने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है संविधान के द्वारा। तो इसलिए कह दिया गया कि सरकार जो है किसी को उपाधि नहीं देगी। जैसे पहले उपाधि अंग्रेज लोग उपाधि देते थे नागरिकों को, किसी को कह दिए चौधरी, किसी को कह दिए लम्बड़दार। अब गांव में अगर एक व्यक्ति को अंग्रेज़ों ने उपाधि दे दिया चौधरी का और एक व्यक्ति को उपाधि अंग्रेज़ों ने दे दिया लम्बड़दार का, ठीक है, किसी को कह दिया सेठ, तो किसी को उपाधि दे दिया अंग्रेज़ों ने जो है कि ये जो है जमींदार, तो बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोग मनुष्य नहीं हैं, उनकी कोई इज्जत दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ऐसा फीलिंग आएगा कि भाई बहुत बड़े आदमी है ये, इनको उपाधि अंग्रेज़ों ने दिया हुआ है। तो संविधान ने कहा कि नहीं, सरकार जो है उपाधि देने वाला काम नहीं करेगी। सरकार को ही बताया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है, सरकार उपाधि नहीं देगी, सरकार नियोजन में समानता लाएगी, कभी ऐसा भेदभाव नहीं करेगी। सरकार तमाम चीज़ों में भेदभाव नहीं करेगी और नौकरी में भेदभाव नहीं करेगी और उपाधि नहीं देगी। तो जो ये 3 अधिकार आपके हैं, ये 15, 16, 18 में जो मौलिक अधिकार हैं वो जो है राज्य के विरुद्ध हैं, ठीक है। अब कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो लोगों के विरुद्ध भी होते हैं। लोगों के विरुद्ध कौन से होते हैं? लोगों के विरुद्ध कौन से होते हैं? तो लोगों के विरुद्ध हो सकते हैं 17, ठीक है भैया, आपका 23, 24 लोगों के विरुद्ध हैं। 17 में क्या कह रहा है? अभी आगे चल के सारे मौलिक अधिकार क्लियर किए जाएंगे, स्पष्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर ये समझिए कि 17 में जो है कहा जा रहा है छुआछूत जो है अपराध है, नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत बढ़ावा देगा उसको जो है सजा होगी, दंड दिया जाएगा। 23 में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का शोषण कोई व्यक्ति नहीं करेगा। शोषण, मुख्य रूप से शोषण का मतलब यहाँ ये समझा गया है महिलाओं का क्रय विक्रय करना, लड़कियों का क्रय विक्रय करना, उनसे जो है अश्लील हरकतें करवाना और पैसा बनाना, ठीक है, और क्या कहते हैं बंधुआ मजदूरी कराना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर शोषण माना गया है, ठीक है। 24 में क्या कह रहा है? 14 वर्ष से जो छोटे उम्र के लोग हैं, 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनसे कोई जोखिम भरा काम नहीं कराया जाएगा, जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जाएगा। जोखिम भरा कार्य का मतलब जैसे कि किसी लोहे वाली फैक्ट्री में आप उसको लगा दिए जहाँ पर सरिया का निर्माण हो रहा है और सरिया ऐसे निकल रहा है स्पीड के साथ, कहीं भी कभी भी पेट में घुस सकता है। जहाँ पर कोई कांच का काम होता हो, जहाँ पर कोई भट्ठी का काम होता है, खूब बड़ी बड़ी भट्टियाँ जल रही हैं, आग जल रहा है, कहीं पे भी आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं जोखिम भरा काम। तो 24 के तहत जो है छोटे छोटे बच्चों को, 14 से कम के आयु के कम के बच्चों को जोखिम भरे काम में लगाना अपराध है। ये हमारे लिए डायरेक्शन है। ये निजी व्यक्ति का मतलब हम लोग जनता के लिए ही बाउंडेशन, जैसा सरकार को कुछ बताया गया, डायरेक्शन दिया गया, सरकार ये डायरेक्शन नहीं करेगी, वैसे हमारे लिए बताया गया कि हम छुआछूत नहीं करेंगे, ठीक है, हम शोषण नहीं करेंगे किसी का, और 14 से कम के आयु के व्यक्तियों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाएंगे। और यही जो 17, 23 और 24 हैं, अगर इनका उल्लंघन करते हैं, अगर ऐसे ही मौलिक अधिकारों के इनका उल्लंघन करते हैं तो दंड का प्रावधान है,
ठीक है भैया, इतना बात समझ में आया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और, जैसे आपके जो 20 और 21 हैं, अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि 20-21 में क्या है, तो वो जो आपका है पार्ट वाइज, वो सारे मौलिक अधिकार आपको मैं स्पष्ट कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए इन्हें बोला गया है अस्थाई मौलिक अधिकार बोला गया है, अस्थाई मौलिक अधिकार बोला गया है। ठीक है, इसके आगे आपको क्या समझना है कि कितनी भी खराब कंडीशन देश में आ जाए, जैसे आपात लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, देश में इमरजेंसी लग जाएगी, तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो सकते हैं, उनका निलंबन हो सकता है, लेकिन 20 और 21 अपने आप में बने रहेंगे। ठीक है, 21 में क्या है, जीवन का अधिकार है, लाइफ, राइट टू लाइफ। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, जीवन का अधिकार छीनने का हक किसी को नहीं है। और 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है। तो ये दो अधिकार हमेशा बने रहेंगे, ये दो अधिकार हमेशा बने रहेंगे। इसके अलावा यदि एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, एक नोट लिखना है आप लोग को, नोट लिखना है, यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद आपका 20, 21 के साथ साथ आपका अनुच्छेद 19 भी नहीं खत्म होगा। ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं है। 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपातकाल लगता है 3 आधारों पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो अनुच्छेद आपका जो है, अनुच्छेद आपका 359 कहता है, 359 कहता है कि अनुच्छेद 359 कहता है कि यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, केवल इसी आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 20 और 21 जैसा नहीं खत्म होता है वैसे 19 भी नहीं खत्म होगा। बाकी आधारों पर लगेगा, युद्ध के आधार पर लगेगा, बाह्याक्रमण के आधार पर लगेगा, तब आपका जो है 19 नहीं रहेगा, केवल 20-21 रहेंगे। तो 20 और 21 के साथ साथ 19 भी बच सकता है, कब, जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया हो आपातकाल, तब। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए कुछ चीज़ों को और आगे देखना है हमें। इसके आगे हमें ये देखना है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं उसमें 12 के शुरुआत तो 12 से होती है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। आपको जो बताएं कैटेगरी वाइज, ये शुरू हो रहा है 14 से, तो फिर 12 में क्या है, 12 में बताया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य क्या है, राज्य क्या है, तो आप सरल शब्दों में लिख लीजिएगा कि संपूर्ण सरकारी तंत्र, संपूर्ण सरकारी जो तंत्र है वो राज्य है। अब देखिए सरकार के 3 पार्ट होते हैं, सरकार के 3 पार्ट। अगर सरकार के पार्ट हम देखें, सरकार के पार्ट तो 3 होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, विधायिका, और एक होती है न्यायपालिका, जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब आते हैं। तो कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, मतलब कि राष्ट्रपति इसमें होते हैं, पीएम होते हैं, उपराष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद, ये सब। विधायिका का मतलब आप कह सकते हैं पार्लियामेंट या संसद बोल सकते हैं, केंद्रीय स्तर पर, राज्य में आरबीएम हो जाएगा। तो ये सभी जो है सरकार के तीनों अंग हैं। तो कार्यपालिका को, विधायिका को तो हम मानते हैं राज्य, न्यायपालिका को राज्य नहीं मानते हैं कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में मान लेते हैं। देखिए न्यायपालिका का काम ये है कि जब कभी कार्यपालिका विधायिका के बीच विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करना, ठीक है, या विधायिका अपने अधिकार कर्तव्य से आगे बढ़ करके काम करने लगे तो उस पर रोकना, कार्यपालिका अपने लिमिट से बाहर जाके काम करने लगे तो उसको रोकना इनका काम है। या आम जनता में 2 व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उस पर न्याय करना, या आम जनता वर्सेस कार्यपालिका विवाद हो तो उस पर निपटारा करना, या आम जनता वर्सेस विधायिका विरोध हो तो फिर उसका निपटारा करना। बात समझ में आ रही है ना? तो इनका काम कुल मिला के है कि विवादों का निपटारा करना है, इनका मूल काम है विवादों का निपटारा करना।
लेकिन कभी कभी ये प्रशासनिक रूप में आ जाते हैं, प्रशासनिक रूप में कभी कभी आ जाते हैं। प्रशासनिक रूप में आने के मतलब जैसे किसी एसडीएम ने जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं किया और कोई शिकायत चली गई, किसी तहसील के एसडीएम ने अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं किया, इसके खिलाफ जो है शिकायत चली गई कोर्ट में। अब उसी बात को लेकर के जो है कोई न्यायालय पता लगे एसडीएम को कह दे सस्पेंस करो इनको, ख़त्म करो इनको, हटाओ इनकी नौकरी से, हटाओ इनको, भगाओ इनको, ऐसे आदमी को नौकरी से निकालो, तो इसको बोलते हैं प्रशासनिक रूप में आ जाना। पता लगे कहीं किसी नगर निगम में कहीं गंदगी है, वहाँ के नगर निगम को आदेश जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जाए कि वहाँ की गंदगी को साफ कराओ, ठीक है। ये कोई और बात, कहीं पर पेड़ काटा जा रहा है तो वहाँ पर ऐसे ही कोई आदेश आ जाए। सोमोटू एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, सोमोटू एक व्यवस्था है जिसमें न्यायालय बहुत सारे मामलों को स्वतः संज्ञान में ले लेता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो हम पहुंचाते हैं कोर्ट में, तब वो बात न्यायालय जानता है, और बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं न्यायालय खुद से ही मामले को संज्ञान में ले लेता है, जान जाता है और उस पर फैसला देता है। उस पर जो है सरकार को फटकार भी लगा सकता है, सरकार को डांट सकता है, सरकार को एडवाइजरी जारी कर सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है कि इस तरीके से काम करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार को डांटने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा, जैसे कर रहे हो, हिसाब से काम करिए, गलत तरीका है सब, ठीक है। किसी अधिकारी को एडवाइजरी जारी कर दे, किसी अधिकारी को समझाने लगे ऐसा नहीं, ऐसे करो, ये गलत तरीका है, तब इसको बोलते हैं प्रशासनिक रूप में आना। तो जब न्यायपालिका प्रशासनिक रूप में आ जाती है तब तो इसको हम राज्य मानते हैं, अन्यथा इसको राज्य नहीं मानते हैं। तो कार्यपालिका विधायिका तो राज्य है ही, न्यायपालिका भी प्रशासनिक रूप में आने पर राज्य हो जाती है। और उसके अलावा आप कुछ भी देख लेंगे, पुलिस, डीएम, एसडीएम, सरकारी वकील, सरकारी डॉक्टर, सरकारी जो भी कोई भी चीज़ जो सरकारी है वो राज्य है, ठीक है भैया। तो अब बात समझिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो उसको ज़्यादा छीनने की क्षमता किसके पास है? राज्य के पास, क्योंकि राज्य के पास पावर है, तो ज़्यादा छीनने की क्षमता राज्य के पास है। इसलिए 12 हम बता दिया गया कि राज्य होता कौन है जो कि आपकी मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगा, बल्कि राज्य आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। तो आप राज्य जानते रहेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि राज्य का कर्तव्य है हमारे मौलिक अधिकारों को बचाना, ना कि हमारे मौलिक अधिकारों को छीनना। तो राज्य मतलब पूरा सरकारी महकमा, पूरा सरकारी महकमा, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 के 2 में जो बताया गया है वो बताया गया सामान्य विधि क्या है। सामान्य विधि, सामान्य विधि का मतलब ये होता है संविधान जब लागू हुआ 1950 में, उसके बाद जो भी विधियां बनी उन्हें सामान्य विधि बोला जाता है, ठीक है, सामान्य विधि बोला जाता है। और 3 में क्या कहा जा रहा है? 3 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि, लॉ क्या है, ठीक है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है कि विधि किसे कहते हैं। तो सामान्य विधि क्या है? जो संसद द्वारा निर्मित है। सामान्य विधि का मतलब मैं बोल दे रहा हूँ, आप चीज़ों को लिखते चलिए, नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से। सामान्य विधि का मतलब ये होता है जो संविधान के लागू होने के बाद संसद द्वारा बनाई गई हो, उन्हें हम बोलते हैं सामान्य विधि, जो कि अनुच्छेद 13 के 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 13 के 3 में बता दिया गया कि विधि क्या होता है, ठीक है। तो विधि क्या होता है हम बता दे रहे हैं। विधि का मतलब होता है जो संसद द्वारा निर्मित हो, जो आरबीएम द्वारा निर्मित हो, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश और राज्यपाल का अध्यादेश, ये सब इनको बोलते हैं हम विधि बोलते हैं। तो अगर पार्लियामेंट या केंद्र में पार्लियामेंट, राज्य में आरबीएम अगर कोई विधि बना रही है उसे बोलते हैं विधि कहते हैं। कोई कानून बना रहा है उसे विधि कहते हैं। या राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं वो भी विधि के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। अगर राज्यपाल कोई ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, अध्यादेश जारी कर रहे हैं, तो जो है वह भी विधि के कैटेगरी में आता है। या ऐसे कोई रीति रिवाज भी है जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, तो वो रीति रिवाज भी विधि की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो है आपका जो 13 का खंड 4 है, 13 का खंड 4 जोड़ा गया 24वें संशोधन के द्वारा, 24वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1971 में जोड़ा गया। इसे 13 के खंड 4 को जोड़ा गया 24वें संशोधन के द्वारा 1971 में। 13 के खंड 4 में क्या बात बोली गई है? ये बोली गई है कि ऐसी कोई सामान्य विधि, सामान्य विधि का मतलब जो 1950 के बाद संसद द्वारा निर्मित हो उसे बोलते हैं सामान्य विधि। 13(4) ये कह रहा है कि ऐसी कोई सामान्य विधि जिसके द्वारा
हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सके, जनता के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सके, उसको न्यायालय रद्द कर सकता है, उसको न्यायालय रद्द कर सकता है। ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई सामान्य विधि जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो सके या हनन किया जा सके, उसे कोर्ट रद्द कर सकता है। तो जो 13 के 2 में बताया गया सामान्य विधि जो बताया गया है, इसको अगर ऐसी कोई विधि संसद बना दे कि उससे हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि ऐसी विधि को ख़त्म कर दे, डिलीट कर दे। ये 13 में कहा गया है। तो एक प्रकार से जो 13 है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है, और 12 में राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है भैया, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हमें ये समझना है कि समता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण विरोधी अधिकार क्या है। ये अधिकार जो है बारी बारी से हम इसको समझ लेंगे आसानी से। तो आशा करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में भी आया होगा, और ये यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है आप नोट्स बना लीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।